गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज बच्चों अपन पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्टमक। इसकी पहली क्लास में हमने देखा डाइजेशन क्या होता है और डाइजेशन समझने के लिए हम एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पार्ट्स कर देते हैं, जैसे डाइजेशन इन बकल कैविटी, डाइजेशन इन स्टमक एंड फाइनली वी कम टू द डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। तो इसके पहली क्लास में हमने देखा था बकल कैविटी के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। बकल कैविटी से जब बॉलस स्टमक में आता है तो उसके बाद डाइजेशन किस तरह से होगा, उसको समझने के लिए हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्टमक। एनिमल्स के अंदर अलग अलग एनिमेलिया ग्रुप में अलग अलग मोड ऑफ डाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पर हम जिस मेन थीम को समझेंगे वो मैमेलियन थीम को लेके समझेंगे, उसमें भी पर्टिकुलर होमोसैपियंस। इसमें हम रूमिनेंट्स का वर्णन नहीं करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं डाइजेशन इन स्टमक। इसके लिए जो हमें मुख्य बिंदु देखने होंगे वो होगा पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, तीसरा डाइजेशन इन स्टमक। इस पॉइंट के तहत चूंकि हमारा मुख्य बिंदु है इसलिए हमने यहाँ पे इसको फर्दर दो भागों में डिवाइड किया, और एक है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा होगा केमिकल डाइजेशन। फिर हम आएंगे कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रिक डाइजेशन। इसके फिर से हम कुछ भाग करेंगे, जैसे सिफेलिक कंट्रोल, गैस्ट्रिक कंट्रोल और इंटेस्टाइनल कंट्रोल। अब मनुष्यों में अगर हम गैस्ट्रिक डाइजेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो पहली क्लास में हम देख चुके हैं डाइजेशन क्या है। अब हमारा मेन सेंटर है स्टमक, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम डेफिनेशन को फिर से रिपीट करेंगे। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन भौतिक जैव रासायनिक क्रियाओं का वह समुच्चय है जिसमें जटिल खाद्य पदार्थों को इस तरह के सरलतम खाद्य अवयवों में बदल दिया जाता है जिनका आसानी से अवशोषण और स्वांगीकरण किया जा सके। अब यहाँ दो बिंदु आपको मिलते हैं, अवशोषण और स्वांगीकरण। अवशोषण आहार नाल में से खाद्य अवयवों को ग्रहण करना, और एसिमिलेशन आहार नाल से उन अवयवों को ब्लड या लिम्फ के माध्यम से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाना होता है। एनिमल्स के अंदर और पर्टिकुलर मेन्स के अंदर जब ये देखा गया तो कुछ नाम और लाइट में आए, जैसे स्पॉलेंजनी और ब्यूमॉन्ट। इन्होंने फर्स्ट टाइम ह्यूमन बीइंग के अंदर गैस्ट्रिक डाइजेशन को स्पष्ट किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कार्यकर्ता जो इस फील्ड में काफी काम कर चुके थे, उनमें से एक महत्वपूर्ण नाम है पेवलोव। पेवलोव को गैस्ट्रिक डाइजेशन के लिए नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अब हम चलते हैं, जो दूसरा अहम बिंदु है वो है स्ट्रक्चर। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, हम उतना स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो डाइजेशन वाले पार्ट को क्लियर कर दे। जैसे आप सबको पता है स्टमक के अंदर जब अगर हम उसको एलएस व्यू में देखें तो स्टमक के हम इस प्रकार से तीन पार्ट करते हैं। एक कार्डिक, दूसरा फंडिक और तीसरा पाइलोरिक। अब इसमें से ये जो
कार्डिक वाला पार्ट है ये ईसोफेगस के जस्ट बाद होता है। इस फिगर के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो स्टमक का स्ट्रक्चर होगा वो यूजुअली हम लिखते हैं कि जे फॉर्म का है। इसके तहत यहाँ पर भी वॉल्व है, ये ऊपर की तरफ ईसोफेगस, नीचे स्टमक का कार्डियक भाग और बीच में जो वॉल्व है ये ईसोफेजियो गैस्ट्रिक वॉल्व के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ देखें ये वॉल्व नीचे की तरफ डायरेक्टेड है। इट मीन्स जब बॉलस आएगा तो बॉलस स्टमक में इस डायरेक्शन को फॉलो करेगा। अब इस डायरेक्शन को इस तरफ ले जाने के लिए स्टमक में जो कुछ मैकेनिकल टर्म्स पाए जाते हैं या मैकेनिकल मूवमेंट्स होते हैं जैसे पेरिस्टॉल्सिस। तो अगर नॉर्मल पेरिस्टॉल्सिस है तो वो इस बॉलस को यहाँ से कार्डियक स्टमक में लाने का काम करेगा। फिर यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर स्फिंक्टर भी होता है, दैट मीन्स पाइलोरिक पार्ट में। इधर फंडिक वाले पार्ट में मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। इनका और डिटेल अभी जब हम इसका टीएस देखेंगे फिर से लेंगे। तो जनरली स्टमक को अगर हम स्टमक का स्ट्रक्चर पढ़ें तो एक ये जे शेप होता है। नेक्स्ट इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक कार्डियक, दूसरा फंडिक और तीसरा पाइलोरिक। इनमें से एसिड तो ऑलमोस्ट तीनों पार्ट में होता है, लेकिन डाइजेशन से संबंधित जो ग्लैंड्स हैं वो बीच के पार्ट में होती हैं अधिकांश। इसलिए इन ग्लैंड्स को चीफ ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। पाइलोरिक वाला जो भाग है वहां पर आप देखिए इसमें यहां पर स्फिंक्टर। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका, ये तो था एलएस, अब हम देखेंगे टीएस। अब इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये टीएस, राइट, टीएस ऑफ स्टमक। टीएस ऑफ स्टमक को अगर हम लो पावर में देखें तो हम देखते हैं कि इसके जो विलाई हैं, मैंने यहाँ पे एक विलस को नोटिफाई कर रही हूँ, इसके जो विलाई हैं वो चौड़े ज्यादा हैं और उनकी लंबाई कम है। इसके अपोजिट अगर जब हम इंटेस्टाइन में जाएंगे तो वहां पर विलाई की लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम हो जाएगी। यहाँ पर स्टमक के इधर जो मस्क्यूलेचर होता है, मस्क्यूलेचर भी अधिक थिक होता है। तो ये कुछ बेसिक आइडेंटिफाइंग पॉइंट होते हैं कि अगर आपको स्लाइड दी जाए उस पर कुछ भी ना लिखा हो तो बीइंग ए ज़ूलॉजी स्टूडेंट हम इनके इस कुछ बिंदुओं को देखते हैं कि विलस की विड्थ कितनी है, मस्क्यूलेचर की थिकनेस कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसके अतिरिक्त जब हम इसमें से किसी एक पोर्शन को और अधिक मैग्नीफाई कर दें तो जो डायग्राम दिखेगा वो इस तरह का होगा।
अब डायग्राम के अंदर जो आपको देखना है, जैसे टीएस मैंने आपको बताया था, अगर हम लो मैग्निफिकेशन में देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि व्हीलस की विड्थ ज्यादा है, लेंथ कम है। उसी तरह से और मस्कुलेचर जो है वो बड़ा है। तो अगर हम एक पार्ट को यहाँ पर और ज्यादा मैग्नीफाई करके देखें तो हमें इस तरह से दिखाई देता है। हम इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये टुवर्ड्स गैस्ट्रिक ल्यूमन है, अर्थात आमाशय की जो गुहा है ये वाला ऊपर का हिस्सा उसको बताएगा। तो आप यहाँ नीचे से आए, यहाँ पे जैसे है एस मीन्स सिरोसा, ये पतली सी लेयर होती है, इसके ऊपर पाया जाता है म्यूकोसल लेयर रहती है, उसमें एक लॉन्जिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स होते हैं। इसके और ऊपर जाएं तो वहां पर सबम्यूकोसा होता है। सबम्यूकोसा के अंदर हमें ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स दिखाई देती हैं। उसके ऊपर एक और म्यूकोसल है जो कि ऊपर के म्यूकोसा में जाता है, उस लाइनिंग को कहते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा, और इन सब के ऊपर जो है वो है म्यूकोसा। तो ये वाली जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इस पूरे को हम कहते हैं व्हीलस। अगर हम इसे कॉमनली कहेंगे तो हम कहेंगे विलाई। अब इस व्हीलस की लेंथ और ये इसकी विड्थ, व्हीलस ऊपर से म्यूकोसा से आश्रित होता है। म्यूकोसा के अंदर कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जैसे कुछ सेल्स होती हैं म्यूकोसल सेल्स, कुछ सेल्स होती हैं पाइलोरिक सेल्स, कुछ सेल्स होती हैं पेप्टिक सेल्स। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम देखेंगे अगली क्लास में। तो आज ये डायग्राम तक